प्रभातम। आज हम लोग यहाँ पर हिंदी विषय के लिए सभी लोग उपस्थित हुए हैं, क्योंकि जो गया मार्गदर्शन के तहत जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें पहला दिन हिंदी का है। तो हिंदी जो हमारी है माध्यमिक कक्षा की 10वीं वर्ग की, उसमें हिंदी के किताब का नाम आप जैसे आपकी जानते हैं गोधली भाग 2 है। और गोधली भाग 2 को आज हम आपके सामने प्रस्तुत करें कि इसमें है क्या। तो जो गोधली भाग 2 हमारा है उसके अंदर 2 भाग बनाए गए हैं। एक है काव्य खंड और दूसरा है गद्य खंड। गद्य खंड की क्या स्थिति है, तो 2 भाग में जब बांटा गया तो गद्य खंड में बच्चों यह हमें जानना है कि जो साहित्यकार द्वारा जो गद्यात्म अपने विचारों को गद्य के रूप में प्रस्तुत करता है उसे हम गद्य कहते हैं। जैसे कि कहानी, नाटक, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, ये सब गद्य की विधाएँ हैं। तो हमको जो पहला पाठ हमारा गद्य खंड पढ़ना है, उसमें जब हम पढ़ने के लिए आएंगे, जैसे ही अपना किताब ऑन करेंगे उसके अंदर लिखा है फर्स्ट लेसन जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और इसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर, और इसकी विधा क्या है, निबंध। ऐसा क्यों आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें पहले शुरू में ही आपको देगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक का नाम क्या है। उसमें 4 ऑप्शन रहेगा आपको। ए में रहेगा आपको भीमराव अंबेडकर, बी में रहेगा दिनकर, सी में वो रहेगा सुमित्रानंदन पंत, या डी में रहेगा जयशंकर प्रसाद। तो वहाँ हमको स्पष्ट होना चाहिए कि यह जो क्वेश्चन है इसके आंसर उत्तर क्या है, तो भीमराव अंबेडकर है, क्योंकि उस पाठ को इसलिए यहाँ दिया गया आपको, और इस विषय सूची को अनुक्रमणी को बताई जा रही है। इसको हमको ध्यान से पढ़ना है। गद्य खंड और काव्य खंड में जितने भी है विषय जो अनुकरणीय हमारा है, यानी पाठ का नाम, लेखक का नाम, साथ ही उसकी कौन सी विधा है गद्य की, उसको हमें ज़रूर याद करना है। क्योंकि जब आप मॉडल पेपर देखिएगा, प्रश्न पत्र देखिएगा, उसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 20 क्वेश्चन कवि से रिलेटेड है, लेखक से रिलेटेड है और आपको पाठ से है। तो हमको स्पष्ट रूप से इसको याद कर लेना है कि पाठ का नाम क्या है, लेखक कौन है और कौन सी विधा है। नाटक है, निबंध है, कहानी है, एकांकी है, रेखा चित्र है, यात्रा वृत्तांत है, क्या है, उसको हमें स्पष्ट रूप से समझना होगा। इसलिए यहाँ पर आप इस समझ लें, पाठ नंबर 2 हमारा 20 के दांत, इसके लेखक है नलिनी शर्मा, और यह कैसी पाठ है, गद्य की कौन सी विधा है, कहानी है। उसके बाद तीसरा है भारत से हम क्या सीखेंगे, इसके लेखक है मैक्स मुलर, और यह क्या है, भाषांतरण और भवानी शंकर, या जो है भाषण है स्पीच के रूप में। यानी आपको पूछेगा भाषण है, निबंध है, नाटक है, कहानी है, तो वहाँ आपको क्या लिखना होगा, भाषण लिखना होगा। फिर आपको नाखून क्यों पढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा क्या है, निबंध है, ललित निबंध यहाँ लिखा गया है। निबंध के कई प्रकार हैं, उसमें ललित निबंध इसको बताया गया है। साथ ही आपको नागरी लिपि, गुणाकर सूले जिसके लेखक और यह निबंध है। बहादुर अमरकांत जी हैं, यह कहानी है। परंपरा का मूल्यांकन रवि विलास शर्मा, यह भी एक निबंध है। जीत जीत मैं निखरता हूँ, पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार है। साक्षात्कार मतलब क्या, इंटरव्यू उनसे लिया गया, क्वेश्चन बातचीत हुआ है, वाह है इसमें। अभिनयो क्या है, अशोक वाजपेयी, यह ललित रचना इनकी है। मछली विनोद कुमार शुक्ल, यह कहानी है। नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र, यह व्यक्ति चित्र है, किसी व्यक्ति के बारे में प्रस्तुतिकरण। और शिक्षा और संस्कृति हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया यह शिक्षा शास्त्र, शिक्षा के बारे में बताया गया कि कैसी हमें शिक्षा ग्रहण करनी है, शिक्षा से क्या हमें प्राप्त होता है। फिर आगे हम आते हैं पद्य खंड यानी काव्य खंड के तरफ। इसके अंदर भी हमारे बहुत सारे कवि हैं और इसके अंदर भी पाठ का नाम है। तो फर्स्ट हमारा पाठ है राम बिन बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसकी क्या है, पाठ के कवि का नाम क्या है, गुरु नानक जी हैं। निर्गुण भक्ति धारा, अब आप भक्ति काल में तो निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा, 2 प्रकार की भक्ति। निर्गुण निरंकार, जिसका कोई रूप नहीं, उसको मानने वाले हमारे कबीरदास उसमें श्रेष्ठ रूप से माने जाते हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रय धारा के कवि हैं। और यहाँ पर हमारे एक मिल रहे निर्गुण धारा में गुरु नानक देव, इनका भी वही रूप रहा है निर्गुण धारा। और सगुण में हमारे तुलसीदास जी आएंगे, सूरदास जी आएंगे, गुण रूप है। भक्ति काल जब जाइएगा हिंदी साहित्य में तो वो सब चीज़ें, तो इसको आपको जरूर जानना है। फिर प्रेम आयनी श्री राधिका करिल कुंज ऊपर वारा, ये रस खान जी हैं, ये कृष्ण भक्ति काल के कवि हैं। साथ ही में अति शुद्ध स्नेह के मार्ग है, वसुवन नहीं लो बरसे, घनानंद जी ये भी रीतिकाल के कवि हैं, जो कृष्ण के भक्ति में और अपने प्रेम की भक्ति में वार्चित कर रहे हैं।
और आपका स्वदेशी पाठ है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, यह भारतेंदु युग के कवि। अब पूछ देगा कि भारतेंदु युग के कवि बद्रीनारायण प्रेमचंद्र चौधरी प्रेमघन जी किस काल के कवि हैं, तो वहाँ पर आपको दिखाना होगा ये जो है आधुनिक काल में और किस युग के हैं, तो युग का नाम क्या है, भारतेंदु युग, यानी युगों में बांटा गया। ऐसे तो हिंदी साहित्य के इतिहास को थोड़ा देर आपको हम 2 मिनट देखना बताना चाहते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, भक्तिकाल आदिकाल के बारे में हम ले सकते हैं। एक कवि हमारा यहाँ दिखाई थोड़ा सा दे रहे हैं, उनका जो है थोड़ा सा उस पर छाप हम देख सकते हैं। वो जो पहला हम पढ़े किसका है, थोड़ा सा नीचे लाइए मैडम, वह जो हमका निर्गुण गुरु नानक देव जी जो हैं, वहाँ तक थोड़ा बहुत उनका असर है आदिकाल में। और उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, जो भी रचनाएं चाहे रसखान की हो, चाहे घनानंद की हो, चाहे हमारे आगे आते हैं ये जो हमारे बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन जी हैं, ये भारतेंदु युग, आधुनिक काल, रीतिकाल और भक्तिकाल, यह हमको मिला है पढ़ने के लिए। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो भारत माता सुमित्रानंदन पंत ये छायावादी प्रमुख कवि हैं। यहाँ पूछ सकता है कि सुमित्रानंदन पंत जी किस वाद के कवि हैं, तो वहाँ पर कौन सा वाद आएगा, छायावाद, क्योंकि भारतेंदु युग के बाद आता है द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग के बाद कौन सा वाद आता है, वाद चलता है छायावाद। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये चारों जो है छायावाद के प्रमुख स्तंभ है। उसके बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद, और आपको आगे जाएंगे तो नई कविता के रूप में हमको सारी कविताएं दिखाई देती है, जो आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिर हमारा जो है जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर, ये प्रगतिवादी छायावादी महत्वपूर्ण, और ये बिहार के कवि हैं, ये भी जानना है। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के कवि हैं, बिहार के सिमरिया गांव के हैं, जो राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। हमारे हिंदी साहित्य में 2 ही राष्ट्र कवि हुए हैं, एक का नाम है मैथिली शरण गुप्त और दूसरे कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं, और रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी छायावाद से थोड़ा जब आगे हम बढ़े तो उनका छाप उन पर दिखाई देता है। लेकिन इनकी मुख्य कविताओं का विषय ही रहा राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति, इसीलिए इनको राष्ट्र कवि कहा गया। आगे जब हम आते हैं, हिरोशिमा है जो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह ने अज्ञे का है, प्रयोगवाद से हैं। एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण, नई कविता। हमारी नींद, वीरेन डंगवाल, समकालीन हिंदी कविता। अक्षर ज्ञान, अनामिका, समकालीन हिंदी कविता। लौट कर आऊँगा फिर, जीवानंद दास। और मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया, हल्के आधुनिक विश्व कविता के रूप में इनको जानते हैं। यानी ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि परीक्षा में ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसी से पूछे जा रहे हैं। यानी कवि का परिचय आप अच्छे से पढ़िए, और साथ ही आपको पाठ का नाम भी याद रहना है, कवि का नाम भी याद करना, और पाठ के विषय से आपको थोड़ा बहुत आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जब एग्जामिनेशन के अंदर हम जाएंगे, यानी जब हम प्रवेश करेंगे, तो वहाँ पर हमको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे पेपर्स जिसको हमको फिलअप करना है। उसके बारे में 2 मिनट चर्चा, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट में हमको इस पे भी ध्यान देना है कि क्योंकि 10 से 15 मार्क्स अगर हम कंफ्यूज नहीं होते, डिस्टर्ब नहीं होते, कोई भी सब्जेक्ट हो, उनमें बच्चों का इससे बेनिफिट है, लाभ है। क्योंकि वहाँ पर जब जैसे ही प्रवेश करेंगे, हमको फर्स्ट OMR शीट और क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। OMR शीट में आपका नाम प्रिंट रहेगा, रोल नंबर प्रिंट रहेगा, रोल कट प्रिंट रहेगा, ये सारी चीज़ें प्रिंट रहेगी। लेकिन रहेगा क्या नहीं उसके अंदर, जब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर कीजिए, आगे बढ़ेंगे तो उसके अंदर प्रिंट क्या नहीं रहेगा, 1 मिनट। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा 10 सीरीज में मिलेगा, A से लेकर कहाँ तक आएगा, J तक। आपको देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर का कौन सा A है तो A, B है तो B, पहले A को हम यहाँ दर्शाएंगे, फिर A को यहाँ कलर करें, क्योंकि जब कंप्यूटर में चेक होता है तो वह आपका सीरीज वाला देख के चेक किया जाए। अगर आप दूसरा A, B, C से आपका A है, मान लीजिए C आप फिलअप कर दें, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा चेकिंग। इसलिए इसको हमको फर्स्ट ध्यान रखना है, A सीरीज है तो A लिख के A को कलर करना। फिर हमको देखिए 1 से लेकर 50 नंबर तक यहाँ दिया गया है OMR में। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, सभी क्वेश्चन के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए है, और सभी क्वेश्चन के लिए हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। A देखिए यहाँ A, B, C, D। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको आ गया एग्जामिनेशन में कि श्रम विभाजन और जो पाठ हमारा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसके उस पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो फर्स्ट आपको ऑप्शन में दे देगा वहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त,
रामचंद्र शुक्ल या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो उसमें हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ए अगर ऑप्शन हमारा करेक्ट है तो ए को हम रंगेंगे, बी और सी को छोड़ देंगे। ऐसे ही हमको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 50, और उसको OMR को हमको फिलअप करना। फिर आगे बढ़ी मैडम, या OMR की जानकारी यहाँ देखिए आपको, और थोड़ा सा ऊपर लीजिए, थोड़ा थोड़ा ऊपर, यहाँ भी आपको देखिए ABC ऊपर ले, देखिए यहाँ भी जो ये है आपका ऑप्शन देना है, अपना फुल नाम लिखना है, परीक्षा केंद्र का नाम लिखना होगा, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर होगा, जो वीक्षक वहाँ होंगे उनका सिग्नेचर। इसको आप ध्यान से देखना, समझना है। आगे बढ़ जाइए मैडम, ऊपर लीजिए ना, वो सब कर लेगा कलर, वो सब ऊपर जाइए। फिर ये आ गया, यह जो है आपका थोड़ा ऊपर ले लीजिए, और ऊपर ले जाइए। हाँ, इसको शॉर्ट कीजिए। तो इसमें एक ही पार्ट दे रहा है, 2 3 और ऊपर ले जाइए। तो इसको हाँ देखिए, एक ए भी अटेंडेंस सीट आपका है, ABCD करके, इसमें आपको रोल नंबर लिखना होगा, और ए आपका सीरीज क्वेश्चन पेपर के बारे में जो बता रहे हैं वह सीरीज आपका होगा। जो आपका होगा उसको यहाँ लिख करके, उपस्थित है तो उपस्थित, अनुपस्थित है तो उनका काम है उपस्थिति में रंग करके ए को रंग देना है, आगे बढ़ना है। इसको सीट के ऊपर ले जाइए, और ऊपर जाएगा, नीचे लाइए। तो हाँ, एक चलिए नहीं दिखाई दे रहा था आपको, जो कॉपी मिलेगा लिखने के लिए, आंसर शीट लिखने के लिए जो कॉपी मिलेगा उसमें 3 पार्ट रहेंगे। फर्स्ट वाला जो पार्ट है आपको देखिए 3 पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट है आपका है, और यहाँ सेकेंड है, और यहाँ थर्ड है। फर्स्ट पार्ट में आपको लिखना है, बीच वाले पार्ट में कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि जो आंसर जांच करने वाले को उत्तर पुस्तिका है उनका काम है। और लास्ट जो तीसरा पार्ट है उसमें भी आपको लिखना है, जो नाम दिया गया लिखने के लिए नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, सिग्नेचर करना है, वो सब काम करना है। लेकिन यह चीज़ को ध्यान रखना है, जो मिडिल पार्ट है उसको हमें छूना भी नहीं है। तो यह आपका हो गया। जब आप उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, मॉडल सेट के लिए दूसरा सेट लगाइए, उसको हटा दीजिए। अभी एक और आया है जो फर्स्ट वाला है। अब हम आपको प्रश्न पत्र के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं कि जो आपको मॉडल पेपर मिलेगा, प्रश्न पत्र मिलेगा एग्जामिनेशन में, जब आप बैठिएगा तो आपको अभी जो आप सेंटअप एग्जामिनेशन दिए हैं उसमें जो 4 5 6 पेज का आपको मिला है क्वेश्चन पेपर, वैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर वहाँ पर आपको प्राप्त होगा, और उस क्वेश्चन पेपर को जब जैसे ही आप पलटिएगा तो उसके अंदर आपको जब क्वेश्चन पेपर इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। फर्स्ट आपको यहाँ पर लिखा हुआ कि जो क्वेश्चन पेपर को है इसका समय निर्धारित है 3 घंटा 15 मिनट। तो 3 घंटा 15 मिनट जो समय दिया गया है, इसके अंदर जब आप इसको पेपर को पलटिएगा तो इसमें 15 मिनट किसके लिए है? पढ़ने के लिए। किसको पढ़ना है? क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, हमें हबड़ाना नहीं है। परेशान नहीं हो, क्वेश्चन पेपर मिला कैसे देखें क्या करें। 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया ही गया है इसको पढ़ने के लिए, और हिंदी को पढ़ना है, उसको समझना है। बिना पढ़े हम ऐसे आंसर देंगे तो गलत होने की संभावना ज़्यादा है। तो इसीलिए इसको निकालेंगे और हम पार्ट वाइज, एक एक पेज वाइज इसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे कि इसमें कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, चाहे कहीं ऐसा नहीं कि कोई प्रिंट तो नहीं आया है। समझने के बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो हम वहाँ जो ड्यूटी में रहेंगे उनको बताएंगे। अगर सही कुछ है देख लिए तो हम उससे क्या निश्चिंत हो जाएंगे। फिर हम अपना क्वेश्चन देखेंगे कि फर्स्ट जो हमने पढ़ा था उसमें क्या है। तो जैसे ही आप पेपर को ऑन कीजिएगा यानी निकालिएगा, पहला जो है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा अ के रूप में, इस प्रकार से रहेगा, जिसके एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन आपको रहेंगे। ऐसे पूरे प्रश्न कितने मिलेंगे आपको? पूरे प्रश्न जो है आपको 50-60 क्वेश्चन उसमें रहेंगे, लेकिन हमको कितना आंसर देना है? 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। वो नीचे मैडम के और नीचे लाइए ना, और नीचे लाइए मैडम, दूसरा वाला। हाँ ये वाला बस।
अब देखिए, जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा पूरे स्पष्ट रूप से कि जब आप देखिएगा वस्तुनिष्ठ 60 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्नों का उत्तर देना है, 50 का ही उत्तर देना है। अब यानी काव्य खंड, गद्य खंड, व्याकरण खंड, 3 प्रकार के खंड आपको किताब में पढ़ने हैं, जिसमें काव्य खंड से आपको 20 प्रश्न हो सकते हैं, गद्य खंड से भी 20 और व्याकरण से कितने होंगे 20। लेकिन उत्तर हमको कितना देना है, टोटल 50 प्रश्न के ही उत्तर देने हैं। अब मान लीजिए हम प्रश्न, हमको पहला प्रश्न आता है और हमको 5वां प्रश्न का आंसर नहीं आता है, तो हम वहाँ पर 55वां नंबर या 52 नंबर या हम 60 नंबर भी आंसर दे सकते हैं, उससे कोई हमको दिक्कत नहीं है। हमारा टोटल कितना क्वेश्चन होना चाहिए, 50 क्वेश्चन होना चाहिए। वैसे यहाँ पर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 50 क्वेश्चन दे, फिर आप जैसे ही आएंगे विषयनिष्ठ प्रश्न पे, दूसरा आपका पार्ट कौन सा होगा, विषयनिष्ठ प्रश्न होगा। और विषयनिष्ठ प्रश्न पे हम इधर ध्यान दीजिए, विषयनिष्ठ जो आपका प्रश्न होगा उसके अंदर 2 गद्यांश आपको मिलेंगे। पहला जो गद्यांश है उसके अंदर गद्य का एक पैराग्राफ रहेगा, उसके अंदर 5 क्वेश्चन रहेंगे। यानी पहला गद्यांश के अंदर क और ख, इधर बोर्ड के तरफ देखो, पहला जो गद्यांश रहेगा उसके अंदर क और ख रहेगा। क का आंसर दे सकते हैं या हम ख का आंसर दे सकते हैं। पूरे गद्यांश को हमें पढ़ना है, पढ़ के उसमें से 5 क्वेश्चन दिया। मान लो हम क का गद्यांश का आंसर दे रहे हैं, तो क गद्यांश हमने पूरा पढ़ा, उसमें 5 क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा। पढ़ने के लिए हमारे पास समय है, हम पढ़ेंगे और उस 5 को सुंदर सुंदर साफ साफ उसका आंसर हम उसमें से, उसी में आंसर उसका हमें खोज करके उसमें से लिखना है। फिर हम ख को छोड़ देंगे, फिर दूसरे गद्यांश में आएंगे। दूसरे गद्यांश में भी 2 ऑप्शन है, क और ख। यानी पहला क में भी गद्यांश है, दूसरा ख में भी लिखा हुआ है। तो हम उसमें क अगर हमको अच्छे से आता है तो क को हम लिखेंगे, नहीं तो ख आता है तो ख को लिखेंगे। उसमें भी 5 क्वेश्चन है और उस 5 क्वेश्चन का आंसर कहाँ दिया हुआ है, वहीं पर आपको मिल जाएगा, गद्यांश पढ़िएगा। यानी यहाँ बता दिया गया कि 5 क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, टोटल कितना है 10 मार्क्स। और दूसरा जो कह रहा है यहाँ पर, फिर हम लेंगे दूसरा, तो भी 5 क्वेश्चन है और कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, तो कितना हुआ 10 हो गया। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमको निबंध आएगा। तो कौन सा रहेगा बिट्स में, वहाँ नंबर दिया रहेगा। तीसरा नंबर में हमारा क्या है, निबंध है। निबंध कितने मार्क्स के रहेंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। और निबंध 1 नहीं 5 निबंध आपको दिए जाएंगे, वो भी सिस्टम से दिए गए हैं। निबंध लिखने का जो तरीका है उसके अंदर, जैसे आप क्वेश्चन पेपर देखिएगा, इसमें है निबंध लिखने का जो समय निर्धारित किया गया है और जो सेट इसमें बनाए गए हैं। देखो यहाँ पर लिखा है जैसे अनुशासन का महत्व, एक निबंध आपको ऑप्शन में आया, उसमें 5 यहाँ दिया। पहले लिखेगा भूमिका। भूमिका हम इस पॉइंट को यहाँ दे करके इस तरीके से हम जो है पहला पॉइंट, जैसे निबंध यहाँ है कि अनुशासन और विद्यार्थी, मान लीजिए निबंध का नाम हो गया अनुशासन और विद्यार्थी। हमें हमेशा कॉपी में बीच में लिखना है। फिर उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे भूमिका, और इस भूमिका को लिखने के बाद फिर हमारा दूसरा पॉइंट जो है, इसके अंदर पॉइंट वाइज आपको दिया हुआ है, फिर दिया है महत्व। वैसे ही आप महत्व को लिखिएगा, फिर आपको जिसमें इसमें जो जो पॉइंट है, उपयोगिता, निष्कर्ष, ये दिया रहेगा। वहाँ पे जो भी आप निबंध लिखिएगा उसके अंदर पॉइंट वाइज सारी चीज़ें दी रहेंगी। वैसे देख हम लिखेंगे तो हमको मार्क्स अच्छा आने का उम्मीद है। यानी 10 से 9 मार्क्स उसमें हमको कंपलसरी मिलेगा। फिर हमारा आता है पत्र लेखन। तीसरा क्या है हमारा पॉइंट, यहाँ पत्र लेखन है। वह पत्र लेखन 2 रहेगा, हमको कितना लिखना रहेगा, 1 लिखना रहेगा। तो उसमें हम 1 कितने मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा। फिर जब हम आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, यह जो है कितने रहेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न हमको कम से कम उसमें 8 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 8। तो हमको लिखना कितना है, 5, और उसका मार्क्स कितना रहेगा, एक क्वेश्चन का कितना रहेगा, 2 रहेगा। समय हमको फिक्स किया गया है कि हमको इस पे कितना, और शब्द भी फिक्स है कि 50 शब्द में देना है कि 60 शब्द में देना है, 70। कोई कोई बच्चा क्या करता है कि क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का आंसर है और 10 यानी 2 पेज 3 पेज में लिख रहा है। इससे हमारा समय भी बर्बाद होता है और हम उसको अच्छे तरीके से लिख भी नहीं पाते। जितना पूछता है उतना ही हमें आंसर देना चाहिए। शब्द में
या वाक्य में जितना हम पूछे। फिर आगे हम आते हैं दीर्घ प्रश्न, उत्तरीय प्रश्न देता है जिसमें हमको 2 देगा और 1 का आंसर देना है, और टोटल कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का। जो बच्चा अगर अपने मॉडल सेट को समझ गया, हमारा कहना यह है कि आप लोग बार बार, अब आपके पास समय नहीं रहा, आप लोग बार बार मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको आइडिया रहेगा कि हमको किस क्वेश्चन का आंसर कितने शब्द में देना है, और 1 देना है, 2 देना है, 3 देना है, क्या देना है। 8 दिया है तो 5 देना, 5 जो हमको सबसे अच्छा आता उसको देना है। ये नहीं कि हम सीरियल वाइज शुरू कर दिए हैं, जिसका नहीं भी आता उसको भी लिख रहे हैं। हम 8 में पढ़ के उसको स्पष्ट कर लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है आपको, सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या है? टाइम मैनेजमेंट। समय का सही प्रयोग हमें एग्जामिनेशन में करना है। उसके लिए समय भी हम लोग निर्धारित कर दिए। हिंदी विभाग में हमने उसके ऊपर अध्ययन करके एक समय बनाया है कि जो हमको 3 घंटा जो समय हमको लिखने के लिए मिल रहा है उसको हम कैसे उपयोग करें। हिंदी नहीं, सारे विषय में समय मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर विद्यार्थियों के लिए। जो बच्चा समय को नहीं समझेगा और समय के अनुसार अपना वहाँ पर समय नहीं देगा आंसर लिखने में, समझो उसको कि दिक्कत होना ही होना है। यानी अच्छे अंक लाने के लिए हमें समय, टाइम मैनेजमेंट पर ज़रूर ध्यान देना है। और टाइम मैनेजमेंट की जब बारी आई, हाँ यहाँ पर तो देखिए हमने फिर वही चीज़ यहाँ पर आपको बार बार हम मॉडल पेपर और समय मैनेजमेंट की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि कम से कम इसको आप जानिएगा तो आपका समय भी बचेगा और आपका माइंड भी सही सेटल रहेगा और आप उसको अच्छे तरीके से आंसर लिख सकते हैं। आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, उसमें किसी प्रकार का आपको परेशानी होगी नहीं। इसको विशेष रूप से आपको समझना है। फिर से एक बार हम रिपीट यहाँ करने जा रहे हैं, समय, टाइम मैंने समय प्रबंधन के साथ, जो सभी सब्जेक्ट के लिए जरूरी है, हिंदी ही नहीं। हिंदी में क्या है, जो पहला आपको हमने क्वेश्चन पेपर दिखाया, देखिए लिखा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न 60 प्रश्न। कितने प्रश्न है? 60 है। हमें सीधा किसका कितना आंसर देना है? 50 ही देना है, क्योंकि OMR में भी हमारा 50 ही नंबर रहेगा, उससे ज़्यादा रहेगा नहीं। और उसके लिए समय क्या है, हमने एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट समय दिया है। यानी एक क्वेश्चन जो हमारा आ गया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसके लेखक के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमको यह ध्यान रखना होगा कि नाखून की उस लाइन को पूरा पढ़ना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ के क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि इसके लेखक कौन है, फिर 4 ऑप्शन को भी पढ़ेंगे, नहीं कि फर्स्ट पढ़े हमको हजारी प्रसाद द्विवेदी मिल गया, तो वहाँ हो सके सेकेंड ऑप्शन में महावीर प्रसाद द्विवेदी भी हो, तो हमको कन्फ्यूजन हो सकता है। आगे रामचंद्र शुक्ल हो चाहे सुमित्रानंदन पंत हो, तो हमको 4 ऑप्शन को, हर क्वेश्चन को पढ़ना है और 4 ऑप्शन को पढ़ना है, फिर हमें आंसर देना है। कहीं हमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। 4 पढ़ लेंगे, स्पष्ट हो जाएंगे, तब उसके आंसर को हम क्या करेंगे, वहाँ लिखें। 1 मिनट समय बहुत है एक क्वेश्चन के लिए, इसीलिए आप घबराना नहीं है। हमको फर्स्ट 50 मिनट 50 क्वेश्चन के लिए हमको तैयार करके अपना समय का इस्तेमाल, क्योंकि हमारा जो समय उसमें उसके बीच दरमियान में आपको आएंगे, यहाँ सिग्नेचर करो, यहाँ हस्ताक्षर करो, यहाँ रोल नंबर लिखो, इसको कलर करो, उसके लिए भी हमें घबराना नहीं, उसके लिए भी समय हमने व्यवस्था कर दिया है। तो फर्स्ट 50 क्वेश्चन 50 जो हमको मल्टीपल चॉइस है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसके लिए 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स के लिए 50 मिनट आपको दिया गया है। दूसरा जो आपका है गद्यांश में किन्हीं एक को पढ़कर 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। कह रहा है कि जो हम गद्यांश पढ़ेंगे उसके अंदर एक गद्यांश, 2 गद्यांश से हमको कितना पढ़ना है? एक को दोनों को पढ़ लेंगे, जो उसमें हमको अच्छा लगेगा उसको पढ़ के उसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे और उसको हम लिखेंगे। उसके लिए समय कितना दिया गया है? 20 मिनट। 20 मिनट उसको भी अच्छे, गद्यांश को जब तक बढ़िया से पढ़ोगे नहीं, आंसर अच्छे से दे नहीं पाओ। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लाइन मिला लेते हैं और एक लाइन के आंसर 3 लाइन में लिखते हैं, वह भी हमको अच्छा नहीं है। मार्क्स आपको अगर अच्छा चाहिए, 90+ मार्क्स चाहिए, तो हमको सब कुछ समझ बूझ के उसको आंसर को देना होगा। अगर ढंग से हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, इधर उधर लिखेंगे, तो जो मूल्यांकन करते हैं, हम लोग भी मूल्यांकन कर, हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि बच्चा सही उत्तर दिया है कि नहीं, क्योंकि इसके अंदर मार्क्स कटने का कोई चांस ही नहीं है। 10 में 10 आना ही आना है, क्योंकि उसको जो लिखा है उसको हमको लिखना है, सिर्फ सही समझ के लिखना है। हिंदी में बहुत आसान है मार्क्स अच्छा लाना, यह नहीं कि बहुत कुछ हमें पढ़ना है। सिलेबस भी हमारा सही है और हमको जो क्वेश्चन पेपर मिल रहा है वो अभी ढंग का मिल रहा है, ज़्यादा हमारे अंदर ऐसा उलझन नहीं है। इसीलिए सुलझे हुए दिमाग से हमें फर्स्ट गद्यांश को पढ़ेंगे,
क और ख दोनों को पढ़ेंगे, जो आसान होगा उसमें से 5 क्वेश्चन है, 5 को पढ़ के और अच्छे से हम आंसर उसको दे देंगे। फिर दूसरे गद्यांश में हम आएंगे, दूसरा भी गद्यांश है, उसको भी अच्छे से दोनों को पढ़ेंगे। क अगर आता है तो क का, ख आता है तो ख का, उसमें 5 क्वेश्चन है, पाँचों को लिख करके हम आंसर सही ढंग से लिखेंगे, सुंदर सुंदर साफ साफ लिखेंगे। उसके लिए भी हमने 20 मिनट समय वहाँ पर निर्धारित कर दिया है कि 20 मिनट दोगे देना है। कोई ऐसे आप 10 से 15 मिनट में लिख सकते हैं, लेकिन 20 मिनट उसको मान के चलिए। फिर आपका जो है 5 निबंधों में से किसी एक निबंध को लिखना है। 5 ऐसे राइटिंग मिलेगा, जो आपको आसान लगेगा, जो आपको अच्छा लगेगा, पॉइंट के अनुसार उसको ढंग से सजाते हुए सही तरीके से आपको लिखना है। 200 से 250 शब्दों में लिखना है, उसको हम 2 पेज में उसको स्पष्ट रूप से लिखेंगे। फिर आगे हमारा है 2 पत्र मिलेंगे आपको लिखने के लिए। 2 पत्र में से कितने पत्र का आंसर देना है? 1 का देना है। या तो आप पिताजी के पास होगा या प्रधानाध्यापक के पास होगा, जिसके पास होगा उस पत्र को हम अच्छे तरीके से, उसको भी फॉर्मेट बताया जाएगा आपको। आगे जो क्लास यहाँ पर लिया जाएगा उसके अंदर पत्र लेखन अलग है, निबंध अलग है। मैडम जैसे आपको बताए हैं उस तरीके से सारी व्यवस्था आपको समझाई जाएगी। पत्र लेखन कैसे लिखना है, निबंध कैसे लिखना है, व्याकरण भाग कैसे लिखना है, किताब का टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन आएगा वो सब सारी बातें आपको बताई जाएगी। तो 2 पत्र में हमको 1 पत्र को सही ढंग से उसको प्रस्तुत करना है और लिख के रखना है। फिर उसके लिए भी समय हमने कितना दे दिया है? 10 मिनट। 10 मिनट समय आपके लिए काफ़ी है। 8 से 10 मिनट में आप उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, 8 लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। 8 प्रश्न में लघु उत्तरीय का मतलब छोटा, 50 से 60 शब्द में आंसर देना है। और उसके लिए 8 क्वेश्चन में हमको कितने क्वेश्चन का आंसर देना है? हमको मात्र 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। और 5 प्रश्न वैसे हों जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हों, यह स्पष्ट होना है, समझ लेना है। उसके बाद हम उसका नंबर देंगे और उसका आंसर हम लिख डालेंगे। तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। हम 5 क्वेश्चन लिखेंगे तो कितना मार्क्स को हमको मिलेगा? 10 मार्क्स। और उसके लिए समय कितना दिया गया है? 20 मिनट। उसके लिए भी समय फिक्स कर दिया गया है। आगे हमको दीर्घ उत्तरीय 2 प्रश्न मिलेंगे। कितने प्रश्न मिलेंगे? 2 जो मिलेंगे वो या तो वो हमको व्याख्या से भी मिल सकता है, काव्य खंड से भी मिल सकता है, गद्य खंड से भी। दोनों क्वेश्चन में देखा जाता है कि एक क्वेश्चन गद्य का हो और दूसरा क्वेश्चन किसका हो? काव्य का हो। जैसे 8 क्वेश्चन लघु उत्तरीय में मिलेगा, उसमें भी क्वेश्चन आपको 4 काव्य से रहेगा और 4 किधर से रहेगा? गद्य से रहेगा। लेकिन जो आपको जिधर से आता है उससे आप आंसर दे सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि काव्य का भी 2 लिखना है और गद्य का भी 2 लिखना है, ऐसा कोई निर्धारित उसके अंदर है नहीं। 8 लाइन से दिया है, उसमें जो आपको समझ में 5 आता है, काव्य का आता है तो काव्य का लिखिए, गद्य का आता है तो गद्य का लिखिए। वही चीज़ इसके अंदर दीर्घ उत्तरीय में भी 2 क्वेश्चन है, एक काव्य खंड से रहेगा, एक गद्य खंड से रहेगा। जो आपको अच्छा आता है उसको सही तरीके से समझ बूझ के 100 से 150 शब्दों के अंदर उसको समेट के अच्छे तरीके से हमें लिखना है। अब जो इसके लिए भी समय हम 20 मिनट यहाँ निर्धारित कर दिए हैं। टाइम मैनेजमेंट की बार बार हम चर्चा इसलिए करें कि जो बच्चा इसके ऊपर ध्यान देगा, और ध्यान कब देगा? जब अपने घर में वो प्रैक्टिस पेपर की प्रैक्टिस करेगा। मॉडल पेपर जितना पिछले साल का है सबको ले लो, लेके बैठ जाओ, अपना 3 घंटा समय निर्धारित कर लो। आपको अब बार बार अगर आप टेस्ट दीजिएगा तो आपका अच्छा मार्क्स आने का उम्मीद है। क्योंकि अब आप चाहिएगा कि हम पूरे किताब पढ़ें, सब निकल के, कोई समय रहा नहीं, बहुत सारी परेशानियाँ, स्कूल बंद रहे और चले नहीं, जिसके चलते हम भी घर में नहीं अच्छे तरीके से पढ़ पाए। तो हमारा जो कार्यक्रम है, तो हमको इस समय को ध्यान में रखते हुए लास्ट जो हमारा टाइम है, ये पूरे समय मैनेजमेंट में 1 घंटा 60 मिनट का समय हमारा लग गया। अब जो हमारे पास 35 मिनट बच रहे हैं, 160 टोटल 195 मिनट का प्लानिंग है, जिसमें 160 मिनट हम उधर इस्तेमाल कर लिए हैं और एक मात्र जो 35 मिनट हमारा बचता है, इसके अंदर हमें कौन सा काम करना है। अगर अच्छे से लिखते हैं तो उसके अंदर हमारा रोल कोड, रोल नंबर, हस्ताक्षर, उपस्थिति, ये सभी उसमें बीच बीच में आते रहेंगे, जिसके लिए आपको 35 मिनट समय आपके हाथ में है। जल्दी जल्दी करके हमें कुछ करना नहीं, हमको समय को समझते हुए क्लासरूम में एग्जामिनेशन हॉल में जा कर के सही ढंग से, यानी जब OMR आए तो उसको भी अच्छे से देखें, उसको भी अच्छे से रंगे। व्हाइटनर आपको मिलेगा नहीं, इसीलिए आपको अच्छा से पढ़ के उसको समझ के ही कलर करना है।
फिर आगे जो आपको आएगा हस्ताक्षर के लिए कि यहाँ साइन करो, वहाँ भी अपना नाम देख लेना हमारा नाम है कि नहीं। अगर हमारा नाम है तो उसको भी देख हमें अच्छे तरीके से साइन करना। रोल नंबर भी अपना लिखना है। एक आएगा हर डे के लिए आपको डेट वाइज रहता है, किस डेट को हिंदी है तो उसके लिए अलग वहाँ डेट दिया रहेगा और उसमें आपका अलग रोल नंबर वहाँ भरना हो, फिर उसको रंगना है, आपका सिग्नेचर वहाँ पे होगा। तो ये सब सारी चीज़ों को असंतुलित समय में अपने मस्तिष्क को कंट्रोल करके शांत भाव से, उसके लिए 35 मिनट आपके पास है। 35 मिनट बहुत समय होता है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे, ढंग से लिखेंगे। एक चीज़ और हिंदी में यह है कि शुद्धता के ऊपर चर्चा हो रही है। ठीक है, शुद्धता हम कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, प्रैक्टिस में है, अब हम कर नहीं पाएंगे। तो हमारा कहने का अर्थ है कि जब भी आप कोई पैराग्राफ पढ़िए, उसके अंदर पढ़ के समझिए कि कौन कौन से कठिन शब्द इसमें हमको दिखाई दे रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कीजिए। नहीं हो पाया, हम एग्जामिनेशन में चले गए, आंसर हमको आता है, हमको मात्राओं की दिक्कत है, हमारे सही दुर्गही नहीं समझ पाते हैं, हम एग्ज़ाम लिखते हैं, लिखते समय क्या करते हैं, पैराग्राफ शुरू कर दिए और उसमें लिखे तो देख रहे तो गलती लिखा गया, ये तो मात्रा इधर से उधर से। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर यह देखा गया है कि लिखता है, जैसे मान लो कि महत्वपूर्ण लिखा और महत्वपूर्ण लिखने के बाद उसको लगा कि लो यहाँ तो पू इधर से देना था, ऐसे दे दिए, अब क्या करेगा, इसको ऐसे काटेगा, ऐसे ऐसे काट देगा। यह जो सिस्टम है, कॉपी को जब हम आंसर लिखते हैं ध्यान रखना, हमको उसको रगड़ना है ये नहीं है, छोड़ देना है। गलत हो गया तो उसको ना काटना है ना छांटना है, जैसा उसको छोड़ दो। पूरा हमारा जो पेपर होना चाहिए एकदम नीट और क्लीन होना चाहिए, इस शेप में हमको पेपर मिलेगा। इस पेपर पे भी ध्यान दो। हमारे पास अगर समय है तो एग्जामिनेशन हॉल में जब हम बैठे हुए, हमको क्वेश्चन को पेपर मिल गया, हम पेपर भी लेके आए हुए हैं, वहाँ से थोड़ा पेपर देना। यह जो हमारा, जब हम बोर्ड एग्ज़ाम में जाएंगे तो हमको इस तरीके का पेपर वहाँ मिलेगा। यह जो पेपर हमको ध्यान देना है, इसके अंदर लिखा हुआ है, जब हम कोई भी आंसर स्टार्ट करेंगे यहाँ हमारा नंबरिंग रहेगा। हिंदी में हम तो कह रहे हैं कि एक लाइन, जब हम इतना बड़ा आंसर लिख रहे हैं तो एक लाइन क्वेश्चन लिखने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारा समझ यह है कि हिंदी में हम 2 पेन जरूर लेके जाएंगे एग्जाम में, एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन। ब्लैक पेन से एक लाइन का क्वेश्चन हम जरूर यहाँ लिख देंगे, क्योंकि जब मूल्यांकन करने वाले टीचर हैं, कॉपी जांच करते हैं, उनको बार बार क्वेश्चन पेपर इधर उधर देखना पड़ता है। जब वहाँ क्वेश्चन लिखा रहेगा तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सीधा क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक लाइन का रहेगा, उससे तो ज़्यादा है ना, बहुत हमारा समय भी नहीं लग रहा है। ब्लैक पेन से उस क्वेश्चन को लिख देंगे, फिर अच्छा उत्तर लिख के उस उत्तर को हम लिखना शुरू करेंगे। इतना अच्छा साफ पेपर है, हमको साफ लिखना है, कहीं काट छाँट हमें हिंदी में करना नहीं है। जो है उसको लिखते जाओ, जो तुम्हारे बुद्धि के अनुसार चल रहा है। क्योंकि अभी जो है, जो व्यवस्था की गई है, इस व्यवस्था के तहत बच्चों का मार्क्स काटना ही नहीं है। बच्चा अगर लिख रहा है, उसका आगे वह बढ़ा रहा है उत्तर, तो हमको उसके अनुसार चलना है। हम आंसर लिखते लिखते साफ यहाँ से हम यहाँ तक आ गए, मान लो इस एरिया तक हम आ गए, समझ में आ रही बात। 1/3 हमने पेपर का यूज कर लिया, अब हमको सिर्फ 1/4 जो बच गया, इतना स्पेस। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं से आंसर शुरू कर देते हैं, यानी एक यहाँ लिखा, दूसरा यहाँ शुरू कर दिया। ऐसे करने की आवश्यकता नहीं। एक पेंसिल और एक स्केल भी लेके जाओ एग्जाम में, यहाँ पर ऐसा स्केल रखो, फट लाइन खींचो और इसको ऐसे घेर दो, PTO लिख के फिर आगे बढ़ो, न्यू पेज लो। पेपर हमको इतना मिलता है एग्जाम में, हम लोग तो देख रहे हैं बहुत सारे पेपर बचे रहते हैं, 2-3 पेज में ही आंसर दे के बच्चा निश्चिंत है। दूसरा, न्यू फ्रेश, जब भी क्वेश्चन नया लिखो, नया पेपर ऐसा हेडिंग दे के क्वेश्चन लिखो, फिर आंसर लिखो। इस तरीके से हम लिखेंगे तो हमको ज़्यादा पेपर यूज नहीं है। वस्तुनिष्ठ पर ऐसे ही 50 क्वेश्चन तो हमने लिख चुका है और हमारे पास मात्र 2-3 पे एक बचता है। फर्स्ट वाला क्या है हमारा आएगा, गद्यांश। गद्यांश एक पढ़े हैं, 5 क्वेश्चन लिखना, तो क्या इस पेपर में 5 आंसर नहीं आएगा? एक आंसर एक लाइन में लिख दिए, 2 लाइन छोड़ दिए, फिर दूसरा लिख दिए, फिर 2 लाइन छोड़ दिए, फिर तीसरा लिख दिए, फिर 2। ऐसे हम लिखते हैं तो हमारा पेपर भी फिलअप हो जाएगा और हमारा आंसर भी साफ दिखाई देगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। फिर दूसरा गद्यांश में हम जाएंगे, दूसरे गद्यांश को भी ऐसे ही फर्स्ट आंसर लिख दिए, फिर गैप किए, फिर लिखे और इस तरीके से नीट लिखें। उसके बाद जब आगे बढ़े तो निबंध है। निबंध के लिए फर्स्ट पेज पर लेंगे, फर्स्ट पेज, उसमें एक पेज में लिखेंगे और फिर दूसरा पेज में आमने सामने लिखेंगे, उससे स्पष्ट हमारा निबंध दिखाई देगा। जब भी निबंध का
हेडिंग हमने बार बार आपको बताया कि बीच में लिखना है। कुछ बच्चे इस पेपर में क्या करेंगे, निबंध जैसे ही आएगा यहाँ लिख देगा विद्यार्थी और अनुशासन, अब फिर यहीं से प्रस्तावना शुरू करेगा। यानी जो जैसे हमारे शरीर में यह हमारा हेड है, देख रहे हो ना, सर है ना जी, शरीर के बीच में क्यों रखा है, क्यों नहीं यहाँ और यहाँ कर दिया गया। यहाँ वहाँ करने से हमारा जो शरीर का बनावट है और लुक अच्छा दिखाई देगा नहीं। एक मिनट, तो हमको क्या करना है, इसको हमें कंट्रोल करके रखना है, यानी बीच में रखना है और साथ में उसका ऐसे पॉइंट देख कर हमें लिखना है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा 2 पेज में हो गया आंसर। फिर पत्र लेखन है, 1 पेज में पत्र हम बहुत सुंदर लिख सकते हैं, उसको बना नहीं है तो उसके सामने वाला पेज में जाएंगे, बैक जाने की जरूरत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं तो 5 मार्क्स दिया, 5 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स का। हमको वहाँ पर क्या आइडिया लेना है, एक क्वेश्चन यहाँ दिए उसका आंसर लिख दिए, फिर दूसरा दिए, यानी 1 पेज में 2 आंसर लिखेंगे, दूसरे पेज में जाके 2 आंसर लिखेंगे, तीसरे में 1 लिखेंगे। उसके बाद लॉन्ग वाला हमको मिल जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करेंगे, 1 पेज हो गया और 1.5 पेज में खत्म हो गया हमारा आंसर। यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 पेज में पूरा आंसर दे सकते हैं, हमारे पास 24 पेज रहते हैं। क्यों हम 2 ही पेज में आंसर दें, क्यों 3 ही पेज में आंसर दें, क्यों नहीं शुद्ध और साफ लिखें। यानी हिंदी में शुद्धता पर विशेष ध्यान देते हुए और साफ, और कॉपी पेपर भी एकदम नीट और क्लीन रहे, कहीं कटिंग फटिंग ना रहे, लाइन करके स्केल से अपना लाइन मार के लिखना है। जो भी हम लगता है हमें ऐसा अनुभव रहा कि जो आपकी बातें हमने बताई वो अच्छी है। अगले क्लास में फिर हम आएंगे, हमारी टीम आएगी और उसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको फर्स्ट जो है गद्यांश शुरू होगा, फर्स्ट लेसन से लेके 6th लेसन तक हमारे शिक्षक जो आपको बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से इतना बता देंगे कि आप एग्ज़ाम में जाते में थोड़ा सा भी डरिएगा नहीं, आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और 90+ हिंदी में लाना अभी कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं रहा। पिछले साल भी बहुत बच्चों को आया है, क्योंकि जब आप अच्छे तरीके से उत्तर देने लगेगा, सिस्टम में आंसर देने लगेगा, सजा के आंसर देने लगेगा, तो टीचर उसके ऊपर मार्क्स देंगे। ऐसा नहीं है कि हिंदी में मार्क्स नहीं आता है। आप CBSE बोर्ड का रिजल्ट देखिए या बिहार बोर्ड का देखिए, पिछले साल का 90+ बहुत बच्चे लाए हैं, 1-2 का गिनती नहीं है, ज़्यादा लाए। तो हम चाहते हैं कि 95 यानी गया के कार्यक्रम के तहत हम लोगों के अनुसार जो दिशा निर्देश और हमारे अधिकारियों के द्वारा जो दिया जाएगा उसके अनुसार हमारी टीम जो काम कर रही है हिंदी विषय में 90+ लाने के लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग थोड़ा सा अगर आप हम लोगों के मार्गदर्शन में चलते हैं तो ज़रूर आपको आएगा। अगला कार्यक्रम गद्य खंड, फिर गद्य खंड, फिर काव्य खंड, काव्य खंड पार्ट वाइज करके 6-6 लेसन करके वर्णिका के साथ हम लोग व्याकरण पे भी बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके लिए आगे आपको क्लास दिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।